सबने लिख लिया होगा। अच्छा, किसी को टाइम तो कम नहीं पड़ रहा है ना? पड़ रहा है, चलो धीरे धीरे, अब फिर नहीं पड़ेगा बाद में। ठीक, चलो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर 3 मार्क का क्वेश्चन है। पर्यावरण की परिभाषा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार दीजिए। गिव द डेफिनेशन ऑफ द एनवायरमेंट एज पर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत। तो इसमें क्या लिखना था कि पर्यावरण किसी भी व्यक्ति के चारों ओर का वह आवरण है जो भौतिक तत्व जैसे जल, वायु, भूमि एवं जैविक तत्व जैसे जीव जंतु, पेड़ पौधे आदि के मध्य अंतर संबंधों को बताता है। ठीक, हूबहू परिभाषा लिखेंगे तो वो याद करनी पड़ेगी। तो उसमें केवल दो तीन चीज़ें बताई गई हैं। भौतिक तत्व की बात की गई है और जैविक तत्व। भौतिक तत्व उसमें क्या कहा गया है? जल, वायु, भूमि। ठीक है, और जैविक तत्व उसमें क्या बताया गया है? मानव बताया गया है, मानव, सूक्ष्मजीव और पेड़ पौधे। ठीक, और इनके मध्य संबंधों का अध्ययन है या इनके अध्ययन को शामिल किया जाता है। इतना पॉइंट लिखना था। अब वो अपने अनुसार अपनी लैंग्वेज में लिखना है, ऐसा नहीं कि उसको हमें रटते हुए बैठे रहना है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है एनवायरमेंट वैल्यू क्या होती है या पर्यावरणीय मूल्य क्या होते हैं? तो वे आदर्श, नियम, कानून जो मानव के पर्यावरण के प्रति मानव के दृष्टिकोण का निर्धारण करते हैं। वे मूल्य, आदर्श, नियम, कानून जो मानव के दृष्टिकोण को पर्यावरण के प्रति मानव के दृष्टिकोण को निर्धारित करते हैं। और एग्जाम्पल लिख देना था, जैसे पर्यावरण के प्रति या जीव जंतुओं के प्रति संवेदना, करुणा, ठीक, दया, प्रेम आदि। ठीक, यही होंगे कि नहीं? पर्यावरणीय मूल्य क्या होंगे कि जो हम एक मानव के दृष्टिकोण का निर्धारण करते हैं, वो क्या होंगे? कोई कानून भी होगा, आदर्श भी हो सकते हैं, नियम भी हो सकते हैं। ठीक, जैसे पहले क्या माना जाता था कि शिकार करना राजसी परिवार का क्या उनका एक मनोरंजन का साधन माना जाता था। आज हम क्या मानते हैं? उस समय वो मूल्य था, आज इस समय क्या है? अवैध हो गया। आज हम पर्यावरण को यानी पर्यावरण के प्रति हम क्या रखते हैं? संवेदना, करुणा। अगर हम काटते हैं तो हमें दर्द होना चाहिए, वो हमारा पर्यावरणीय मूल्य है। तो करुणा, संवेदना, प्रेम, ठीक, ये सब आ जाएंगे पर्यावरणीय मूल्य के तहत। वही तो आदर्श हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट है केंद्रीय पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर कमेंट करना है। कमेंट ऑन द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ठीक, तो पहले नंबर तो इसको कमेंट करना है। क्या करना है? कमेंट। तो इसके बारे में पहले तो ये बताएंगे कि जो जल प्रदूषण नियंत्रण उसके तहत 74 में 1974 में इसकी स्थापना की गई। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली है। इसमें एक यानी अध्यक्ष होता है, वो गवर्नमेंट द्वारा कोई प्रशासनिक अधिकारी होता है। और इसका जो टिप्पणी है इसमें, तो इसका कार्य क्या होता है कि जल प्रदूषण से संबंधित और जितने भी प्रदूषण से संबंधित, जल, वायु प्रदूषण या अन्य प्रदूषण से संबंधित, उनकी निगरानी वगैरह करता है। और अगर कोई गलत है तो उसको प्रदूषण यानी उसको दंडित करने का सलाह देता है। ठीक, ये हुआ। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रभाव आकलन क्या होता है या व्हाट इज एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। ये क्या होता है? देखिए बिल्कुल सिंपल है। क्या है कि अगर हम कोई योजना, नीति या परियोजना को क्रियान्वयन करते हैं, ठीक है, तो उसका हम सकारात्मक उसके यानी उसका क्या परिणाम होगा पर्यावरण पर।
उसका आकलन करते हैं। अब वो पर्यावरण पर यानी प्रभाव कैसा हो सकता है, सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है। फिर से बता रहा हूँ कि क्या होता है ये पर्यावरण आकलन, जब हम कोई नीति, योजना, परियोजना का हम क्रियान्वयन करते हैं तो उसका पर्यावरण पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, यानी पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का, यानी उसका सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव का हम यहाँ पर असेसमेंट या आकलन करते हैं। क्लियर? बस इतना पॉइंट लिखना था कि जब हम किसी योजना, परियोजना या नीति का क्रियान्वयन करवाते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करवाते हैं, तो उसके पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन जिस विधि के तहत कहते हैं उसे हम ये कहते हैं। ठीक है, EIA कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट है, और इसकी जो कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, 1986 के पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत ही आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के उद्देश्य क्या है। ठीक, तो पर्यावरण से संबंधित कोई भी विवाद या कोई मुद्दे को तुरंत यानी उसको निपटाने के लिए पहला पॉइंट कि कोई मुद्दा है या कोई विवाद है या कोई, तो उसको तुरंत निपटारा करना, और यानी जो प्रभावित हो रहा है तो उसकी क्षतिपूर्ति करना, और अपराधी को दंडित करना। 3 चीज़ें होती हैं, तुरंत निपटारा, क्षतिपूर्ति, और जो अगर कोई अपराधी को दंडित करवाना। ठीक, करना यानी जुर्माना भी लगाती है। ठीक, तो 3 चीज़ें इसकी होती हैं, इसीलिए ताकि अगर कोई भी पर्यावरण से संबंधित कोई विवाद हो तो उसका तुरंत उसका निपटारा हो, किसमें, NGT के तहत। ठीक, इसीलिए इसको लाया गया था, 2010 में लाया गया था। बाकी ये नहीं लिखना था कि NGT 2010 में आई, फिर इसमें यानी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के बाद तीसरा देश था, ये नहीं लिखना है इसमें। ठीक, सीधा पूछा है इसमें क्या उद्देश्य। अगर केवल इतना दिया होता NGT पर टिप्पणी कीजिए यानी या प्रकाश डालिए तो फिर अलग हो जाता, तो फिर अपन को वो सब कुछ लिखना पड़ता। ठीक, नेक्स्ट आता है भारत की राष्ट्रीय वन नीति कितनी बार और कब आई। हाउ मैनी टाइम एंड द व्हेन डिड द नेशन फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया केम। इसमें पर्यावरण नीति, एनवायरमेंट पॉलिसी नहीं पूछी है, क्या पूछी है, वन नीति। तो वन नीति अपन को 3 बार अभी तक आई। ठीक है, 3 बार, 3 बार बता रहा हूं। 3 बार कब कब, 1894 जब हम ब्रिटिश भारत था उस समय 1894 एक, दूसरा पॉइंट 1952 और तीसरा 1988। इतना लिख देंगे, और नीचे वाली अपनी जो एक लाइन और नीचे बची है उसमें लिख देंगे 2018 में राष्ट्रीय वन नीति का मसौदा प्रस्तुत किया गया। अभी पॉलिसी नहीं आई, इतना और लिख देंगे तो उसको समझ में आ जाएगा। अच्छा, ये भी ध्यान रखना कि जो मसौदा प्रस्तुत किया गया है 2018 की राष्ट्रीय वन नीति, उसके प्रावधान याद करना है, ध्यान रखना। जो MPPSC इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी कि जैसे जो 2018 की जो एनर्जी पॉलिसी आई थी उस पर 11 मार्क का क्वेश्चन पूछ लिया पिछली साल, और अभी इसको नहीं पूछा है। जो 2018 की राष्ट्रीय वन नीति है उसका केवल जो ड्राफ्ट अकेले प्रस्तुत किया है, अभी उसको लागू नहीं किया, लेकिन इस पे 11 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है पर्यावरण के शैक्षिक आयाम को परिभाषित कीजिए। तो वह आयाम जिसके तहत हम पर्यावरणीय समस्याओं को या प्रॉब्लम है उनके बारे में जानते हैं, यानी उनके बारे में जानते हैं और उनका निदान हम किस तरीके से करें उसके बारे में, जिससे हमें जानकारी मिलती है। यानी पर्यावरणीय समस्याएं, उनका निदान जिस आयाम के तहत हम करते हैं, पर्यावरणीय समस्याओं
एवं उनके निदान की जानकारी जिस आयाम के तहत या जिसका अध्ययन जिस यानी डायमेंशन के तहत करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? पर्यावरण का शैक्षिक आयाम। फिर से बताऊं कि वो यानी पर्यावरणीय समस्याएं और उनके निदान का एवं पर्यावरण और मानव के मध्य जो अंतर संबंधों का अध्ययन जिस डायमेंशन या आयाम के तहत करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? पर्यावरण के शैक्षिक आयाम, पर्यावरण का शैक्षिक आयाम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित 3 अनुच्छेद लिखिए। 3 लाइनें हैं, 21, 48A और 51A। इसी के आगे बहुत हैं लेकिन ये डायरेक्ट है। ठीक है, फिर तो उसमें 32 भी आ जाएगा, 226 भी आ जाएगा, 14 भी आ जाएगा। ठीक, लेकिन जो डायरेक्ट हैं इसके तहत क्या है कि इसमें 21 में क्या है कि हमें ऐसा जीवन जीने का अधिकार हो जो पर्यावरणीय यानी जो पर्यावरण अनुकूल जीवन जीने का अधिकार, पहला। दूसरा इसमें है पर्यावरण संरक्षण। तीसरा इसमें जो प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह पर्यावरण को संरक्षित करे और वन्य झील जीव वगैरह इनका यानी कि इनके प्रति उचित व्यवहार करे। इसमें ड्यूटी है, इसमें राज्य का कर्तव्य है और इसमें अधिकार है। तीनों अलग अलग हैं। इसमें अधिकार है, इसमें क्या है आपका राज्य का कर्तव्य रहेगा और इसमें क्या है आपकी स्वयं की ड्यूटी है। 3 चीजें हैं। ठीक, ये हो जाते हैं आपके 3 मार्क के क्वेश्चन। ठीक, अब आता है कि डिस्क्राइब एनवायरमेंटल फ्रेंडली टेक्नोलॉजी। अच्छा जी, अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, हो सके लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है और 3 यानी ये आपका 5th मार्क में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसको पहले डिफाइन कर देंगे कि वह प्रौद्योगिकी, जब हम किसी प्रौद्योगिकी को हम यानी ऐसी प्रौद्योगिकी जिसको हम क्रियान्वयन करवाते हैं उस प्रौद्योगिकी का पर्यावरण पर कोई साइड इफेक्ट या दुष्प्रभाव ना पड़े, ऐसी प्रौद्योगिकी को पर्यावरण अनुकूलन प्रौद्योगिकी कहते हैं। वह यानी ऐसी प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी जो पर्यावरण पर साइड इफेक्ट न डाले बल्कि उसको पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दे। इसमें एक पॉइंट और जोड़ सकते हैं, ऐसी प्रौद्योगिकी जो पर्यावरण जिसके क्रियान्वयन से पर्यावरण पर दुष्प्रभाव ना पड़े या साइड इफेक्ट ना पड़े बल्कि वह एनवायरमेंट कंजर्वेशन को बढ़ावा भी दे। ठीक, ऐसी पॉलिसी को ऐसी उसको टेक्नोलॉजी को क्या कहेंगे? पर्यावरण अनुकूल टेक्नोलॉजी। अब इसमें फिर ऐसा लाइन खींच के यहाँ पर विवेचना करनी थी। ठीक है, तो कृषि क्षेत्र में लिख देना था। कृषि क्षेत्र में वही बायो एग्रीकल्चर। ठीक है, जैव कृषि, इसी में बायो पेस्टिसाइड, बायो आपका फर्टिलाइजर और बायो कृषि। ठीक है, एक पॉइंट में आ जाता। ठीक, दूसरे में इंडस्ट्री में क्या आता? इंडस्ट्री के क्षेत्र में एग्जाम्पल, हाँ, प्रोडक्शन में कोई उत्पाद, बायो माइनिंग कैसे हो गए? थोड़ा सरल और जो डायरेक्ट हो और उद्योग क्षेत्र में क्या रहेगा? जैसे ग्रीन एनर्जी, वो अपन एनर्जी का अलग पॉइंट डालेंगे ना, इसमें भी आ जाएगी ग्रीन एनर्जी। चलो अब इस आएगा दिमाग में। चलिए इसमें फिर आ जाएगा एनर्जी, ऊर्जा के क्षेत्र में अक्षय ऊर्जा एक लाइन में। फिर इसमें परिवहन में BS6 टेक्नोलॉजी आ जाएगी, ई व्हीकल आ जाएंगे। ठीक, और इसमें ग्रीन सैटेलाइट वगैरह, इसमें परिवहन के क्षेत्र में
एथेनॉल वगैरह आ जाएगा, ग्रीन हाइड्रोजन आ जाएगा, ये सब कुछ आ जाएंगे। ठीक, फिर एनर्जी के बाद आ जाएगा आपका अंतरिक्ष के क्षेत्र में ग्रीन सैटेलाइट, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में ग्रीन इकोनॉमी वगैरह, ये सब कुछ आ जाएंगे। अच्छा, और घरेलू में डोमेस्टिक में क्या आ जाएगा, ग्रीन बिल्डिंग, हरित भवन, ठीक, ये सब कुछ आ जाएंगे। ठीक, एक एक पॉइंट लिखना है। उद्योग के क्षेत्र में मुझे अच्छा कुछ पॉइंट आया था, याद नहीं आ रहा है, चलो सोच लेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं। अच्छा क्वेश्चन है जी, मान्यताएं या रूढ़ियां कैसे जल प्रदूषण को बढ़ावा देती हैं। हाउ डू स्टेरियोटाइप्स प्रोमोट वाटर पॉल्यूशन। तो इसको पॉइंट में लिख दीजिए। जैसे धार्मिक यानी पूजा सामग्री को हम विभिन्न नदियों वगैरह तालाबों में विसर्जित करना। ठीक, अपने इसके पॉइंट पॉइंट लिख लेते, बात लिख तो लेंगे। शवों का विसर्जन, अस्थियों का विसर्जन, ठीक, और कोई भी इसके किनारे यानी कोई नदी तालाब के किनारे शवों का जलाया जाना, वो भी प्रदूषित होता है। ठीक है, और क्या होगा, हाँ एक और पॉइंट बता रहा हूँ कि जैसे अभी कुंभ लगता है, कुंभ लगेगा या फिर अन्य अनुष्ठान होते हैं, जानते हो क्या करते हैं, जैसे छठ पूजा वगैरह, छठ पूजा जो बिहार वगैरह में होती है, इसमें क्या करेंगे कि पूजा तो करके आएंगे, वहाँ पे इतना कचरा छोड़ जाते हैं कि जिसकी यानी वो पॉल्यूटेड होता है। ठीक है, तो विभिन्न मेले या फिर कोई अनुष्ठान या त्योहार आदि के उपलक्ष्य उसमें, ठीक, और एक फिर कंक्लूजन में लिख देंगे कि गंगा दर्शन ही गंगा स्नान है। यानी ऐसी हमारी जो जागरूकता वाली सोच डेवलपमेंट करवाना चाहिए, ये कंक्लूजन में लिख देंगे। क्या, अच्छा वो ये है कि गंगा दर्शन ही गंगा स्नान है। चलिए अब नेक्स्ट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने किस प्रकार एनवायरमेंट कंजर्वेशन को बढ़ावा दिया। इस यानी साइंस और टेक्नोलॉजी ने किस प्रकार पर्यावरण को क्षरण किया, तो वो तो सबको पता है। कंजर्वेशन कैसे करेंगे, तो इसके कई पॉइंट हैं। एक तो बैंक बनाकर, ठीक है, जीन बैंक, बीज बैंक, ठीक, डीएनए बैंक। इससे क्या कि जो पर्यावरण की विभिन्न प्रजातियां हैं पेड़ पौधों की वगैरह, हम वो उनको, या चाहे जीवों की प्रजातियां हों, उनको हम संरक्षित करेंगे तो विलोपन से बच, यानी वो विलोपित होने से बच जाएंगे। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या करेंगे, बैंक के बाद दूसरा क्या करेंगे कि बायो रेमेडिएशन के द्वारा हम पर्यावरण प्रदूषण को हम खत्म करते हैं। बायो रेमेडिएशन लिख लीजिए, जे 3 मार्क का भी क्वेश्चन है, बनता है। ठीक, 2 पॉइंट। तीसरा हम कि विभिन्न आज साइंस और टेक्नोलॉजी से ऐसे उपकरण जैसे कैमरा वगैरह के द्वारा, अन्य आधुनिक संसाधन ड्रोन के द्वारा उनका निगरानी सर्विलांस कर सकते हैं, जिससे अवैध कटाई यानी जीवों की तस्करी आदि को रोका जा सकता है। तो वो भी तो एक संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा ही तो देगा ना। अगर कहीं पे तस्करी हो रही है, शिकार हो रहा है, हमने जगह जगह पे वो लगा दिए ड्रोन वगैरह से उसकी निगरानी कर ली, तो वो भी तो संरक्षण ही है ना। 3 हो गए। 4th पॉइंट में क्या आएगा, हाँ हाँ बायोप्लास्टिक, बायोडीजल, हाँ कर सकते हैं, बायोप्लास्टिक, बायोडीजल, बायो टॉयलेट वगैरह ये सब कुछ आ जाएंगे। ठीक, लेकिन अन्न में डालना, पहले ये पॉइंट डालना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आता है, सीधा सीधा क्वेश्चन है बायोडायवर्सिटी का कॉन्सेप्ट। ठीक, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको सीधा लिखना है यूएनओ की परिभाषा, यूएनओ के अनुसार परिभाषा कि किसी भी क्षेत्र में आनुवांशिक या जेनेटिक या जीन कौमा प्रजाति स्पीसीज एवं इकोसिस्टम से संबंधित विविधता को हम जैव विविधता कहते हैं। 3 चीजें आएगी, क्या, जेनेटिक या जीनगत
दूसरी आ जाएगी आपकी स्पीसीज या प्रजातिगत, और तीसरी आ जाएगी यानी एनवायरमेंट वो इकोसिस्टम संबंधित। इन तीनों से में जो विविधता होती है उसी को हम क्या कहते हैं, जैव विविधता। ये किसकी है, यूएनओ ने परिभाषा दी, ठीक। और यही तीनों इसके प्रकार भी हैं, ठीक है। आनुवांशिक यानी 3 प्रकार की होती है, एक बीच में गोला बना के 3 प्रकार के यानी जेनेटिक और आपका स्पीसीज और एनवायरमेंट यानी इकोसिस्टम संबंधी। और तीनों को कि जेनेटिक मतलब एक प्रजाति के मध्य विविधता, उनकी जेनेटिक आनुवांशिक गुणों में अगर विविधता होगी तो तभी तो एक प्रजाति के मध्य विविधता होगी। दूसरी 2 या 2 से अधिक प्रजातियों के मध्य विविधता, ठीक। और तीसरी कि एक निश्चित क्षेत्र में, इकोसिस्टम का कॉन्सेप्ट क्या होता है, एक निश्चित क्षेत्र में पाए जाने वाले जैविक और अजैविक तत्वों के मध्य विविधता, तो उनके मध्य जो विविधता होगी वो पर्यावरणीय विविधता। बस इतना ही पॉइंट देके कर, और कंक्लूजन में क्या लिख देना था, इसमें कुछ लिख, इसमें क्या लिखते हैं लास्ट में कि जैव विविधता का मानव जाति के लिए अहम महत्व है, ठीक है, इसलिए इसको हम अध्ययन करते हैं, ठीक। नेक्स्ट है पर्यावरणीय क्षरण का अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन कीजिए। पर्यावरण क्षरण का यानी एनवायरमेंट डिग्रेडेशन का इकोनॉमी पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है उसका एवेल्यूएट करना है, ठीक है। तो क्या होगा बताइए। देखिए पर्यावरण क्षरण, वृक्ष को पहले इसको समझ लीजिए, हम वृक्ष को अधिक से अधिक मात्रा में काट रहे हैं, ठीक है, जिससे ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन हो रहा है, अधिक से अधिक बायोफ्यूल का हम उपयोग कर रहे हैं, जिससे भी क्या हो रहा है कि जो साइड इफेक्ट फैल रहा है ग्रीन हाउस गैस वगैरह, जलवायु परिवर्तन हो रहा है। जलवायु परिवर्तन होगा तो क्या होगा, मानसून वगैरह है, यानी डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ लेकिन इस प्रकार से भी कर सकते हैं। और जिससे क्या होगा, मानसून समय पे नहीं आएगा, कमजोर होगा कृषि, तो पहला नंबर पड़ेगा किस पे, कृषि पर इफेक्ट, ठीक है। कृषि के लिए जो मानसून होता है, मानसून की अनिश्चितता वो क्या होती है, जुआ कहते हैं, ठीक है। तो कृषि इफेक्टेड होगी। दूसरा क्या होगा, आपका इंडस्ट्री कैसे, जो उद्योग है इंडस्ट्री, वो कैसे इफेक्ट यानी प्रभाव पड़ेगा। आपको जो फर्नीचर इंडस्ट्री है उसको वही नहीं मिलेगा, टिम्बर भी नहीं मिलेगी, ठीक है। तीसरा पॉइंट खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी। पर्यावरण क्षरण होगा तो क्या फूड सिक्योरिटी नहीं होगी, तो क्या इसका भी तो अर्थव्यवस्था पर इफेक्ट पड़ेगा ना। 3, ठीक, इस प्रकार से इसको लिख सकते थे, ठीक। और इनडायरेक्टली कि मानसून अनिश्चितता रहेगी, कृषि अफेक्टेड होगी, और कृषि अफेक्टेड होगी तो अर्थव्यवस्था का इफेक्ट पड़ेगा। भुखमरी छा जाएगी तो उसका भी तो अर्थव्यवस्था पर इफेक्ट पड़ेगा। हमें बाहर से अनाज मंगवाना पड़ेगा तो वो यानी उसको जो पे कौन करेगा, अर्थ इकोनॉमी से किया जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चन है जी, विच आर द केमिकल एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनवायरमेंट पॉल्यूशन, यानी पर्यावरण प्रदूषण के लिए रासायनिक तत्वों यानी जिम्मेदार रासायनिक तत्व कौन कौन से हैं। प्रीलिम्स में जिसने जितने भी वो डिसीज पढ़े थे, ठीक है, चलिए बता रहा हूँ। जैसे आर्सेनिक हो गया, समझ गए ना। तो जो आर्सेनिक का क्या इफेक्ट होता है, एएस आर्सेनिक, तो जल की मात्रा में जब जल में आर्सेनिक की मात्रा बढ़ जाती है तो क्या ब्लैक फुट या केराटोसिस डिसीज हो जाता है। फ्लोराइड की मात्रा बढ़ जाएगी तो नॉकनी सिंड्रोम हो जाएगा। तीसरा नाइट्रेट की मात्रा बढ़ जाएगी तो ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाएगा, ठीक। और मरकरी की मात्रा बढ़ जाएगी तो मिनीमाटा हो जाएगा। और लेड की मात्रा बढ़ जाएगी तो कौन सा रोग हो जाता है, किडनी वगैरह वगैरह, यानी वो इफेक्टेड हो जाएंगे, ठीक। समझ में आ गया है ना। इस प्रकार से उसको
कि इसमें क्या है कि पर्यावरण प्रदूषण के लिए जिम्मेदार रासायनिक तत्व कौन कौन से हैं, जे हैं, और जब इनकी मात्रा यानी जल प्रदूषण या जल या अच्छा एक में इसमें अलग अलग भी हो जाएंगे, जल में, वायु में भी, वायु में भी जब नाइट्रेट और सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाए तो एसिडिक अम्लीय वर्षा होगी, ठीक है। और इनका रासायनिक तत्व O3, यानी इसमें O3 मतलब क्लोरीन का परमाणु ओजोन क्षरण करेगा, तो वो भी ठीक अलग अलग क्षेत्र में लिखना पड़ेगा। तो एक तो अपन जल में भी, वायु में भी, ध्वनि से क्या चिड़चिड़ापन बढ़ेगा, यानी जैसे ध्वनि से क्या होगा, कौन से तत्व, रासायनिक तत्व नहीं, मृदा में आ जाएगा, ठीक है, और उसमें नहीं आएगा, ठीक। तो इसमें ये जल और जल के बाद वायु, ठीक, इस प्रकार से उसको लिख देना। नेक्स्ट है भारत की राष्ट्रीय स्तर पर जलवायु परिवर्तन की कार्य योजना 2008 में शामिल 8 कारकों के नाम लिखिए। ये 2000 सबसे बहुत महत्वपूर्ण जो योजना आई थी 2008 में, इसमें 8 कारक शामिल किए गए थे। क्या क्या थे उसके, और ये क्यों पूछा गया है आप कोई भी निदान के लिए कि भारत सरकार के पर्यावरण या जैव विविधता को यानी कंजर्वेशन के लिए क्या प्रयास किए गए, तो 8 तत्व उनको ऐसी योजना के तहत नहीं डाल के अलग अलग भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो आपके 8 पॉइंट वो हो जाएंगे। पहले नंबर तो इसमें क्या आ जाएगा, राष्ट्रीय सौर मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, राष्ट्रीय सौर मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, सतत विकास के लिए राष्ट्रीय मिशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए या के लिए राष्ट्रीय मिशन, हिमालय के पारिस्थितिकी संरक्षण के लिए राष्ट्रीय मिशन, हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन, ग्रीन इंडिया के लिए राष्ट्रीय मिशन। फिर से रिपीट करना है क्या, और जो जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए स्ट्रेटजी बनाने के लिए राष्ट्रीय मिशन, क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए जो स्ट्रेटजी बनाएंगे उसके लिए राष्ट्रीय मिशन। कितने हो गए, है? हाँ, कृषि के लिए, जैविक कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन हो गए पूरे 7 हो गए, एक कौन बचा, हाँ, ऊर्जा दक्षता यानी एनर्जी इफिशिएंसी के लिए राष्ट्रीय मिशन। अब ये आप कहीं पे भी डाल सकते हैं, एनवायरमेंट में कहीं पे भी डाल सकते हैं उसके निदान के लिए। चलिए नेक्स्ट, अब इसमें ये लगेगा जब आप लिखोगे तो उसको कॉपी चेक करने वाले को ये नहीं लगेगा कि आपने फेकोलॉजी की है, ठीक। इसलिए ये 8 मिशन का नाम आप याद कर लीजिएगा। चलिए अब आते हैं, क्या है भारतीय संदर्भ में पर्यावरण की अवधारणा या डिस्कस द कॉन्सेप्ट एनवायरनमेंट ऑफ इंडियन कॉन्टेक्स्ट, हाउ इन डिफरेंस फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबल एनवायरनमेंट, ठीक है। तो भारत के संदर्भ में पर्यावरण की अवधारणा की विवेचना कीजिए और यह कैसे वैश्विक पर्यावरण की अवधारणा से भिन्न है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले तो चूंकि 11 मार्क का क्वेश्चन है तो अपन को क्या लिखना है कि जो प्राचीन काल से ही जो भारत का जो यानी पर्यावरण के प्रति जो विचारधारा रही है वह है मानव को उसका एक अभिन्न अंग के रूप में माना है। यानी क्या माना है, भारतीय जो कल्चर रहा है उसने मानव को पर्यावरण का एक अंग माना है, उससे इतर नहीं माना है, ठीक। ये हमारी विचारधारा, इसको लेकर
हमारा जितना भी धर्मशास्त्र, वेद शास्त्र और या अन्य जो शास्त्र रचा गया है उस पर उसको ध्यान में रखते हुए रचा गया है। इस कारण से हमारी जो यानी जो सोच थी वो समन्वयवादी थी, समन्वयवादी और परोपकारवादी थी। ठीक, चाहे वह हम रामायण महाभारत, चाहे जैन दर्शन, चाहे बौद्ध दर्शन उठा के देखें, और चाहे वर्तमान में आधुनिक जो साहित्य रचा गया है उसको उठा कर देखें, तो उसमें कहीं ना कहीं हमारे पर्यावरण और जैव विविधता संरक्षण की बात की गई है। ठीक, और इसका हम यानी इनको लिख देंगे, फिर ये लिखेंगे कि जैसा कि हमने पृथ्वी को अपनी माता माना, ठीक है, आकाश को पिता माना और अंतरिक्ष को पुत्र माना, त्रिकोणीय, और त्रिकोणीय कि हमने ब्रह्मा विष्णु महेश को एक को यानी जन सृष्टि का रचनाकार माना, एक को पालनकर्ता माना, पालनकर्ता मतलब पिता व पुत्र के रूप में, और एक को संहारक के रूप में माना। तो इस कारण से फिर इसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे कि हमने जैसे कि जैविक तत्वों के लिए, जैविक तत्व या जीव जंतुओं के लिए, तो पेड़ पौधे, पहला पॉइंट, पेड़ पौधे में हमने क्या किया कि जैसे पीपल को पूजा, तुलसी को पूजा, ठीक, तो पेड़ पौधे हो गए। दूसरा हमने जीव जंतुओं के बारे में, जीव जंतुओं में हमने किसको पूजा कि जैसे कि यानी जो दुर्गा का सिंह, ठीक है, और जैसे गणेश का चूहा, अनेक तीर्थंकों को जैसे पार्श्वनाथ का सर्प, ठीक है। इसके द्वारा हमने पर्यावरण के संरक्षण के प्रति हमारी जो नीति अपनाई, ठीक है। फिर इसके बाद जैसे वट वृक्ष की पूजा, जो उनने किसने, बुद्ध को वहाँ पर ज्ञान हुआ था, पीपल, ठीक, इस प्रकार से। फिर इसके बाद जैसे ये साल वृक्ष, साल किसके लिए था, तो वो बैगा जनजाति आज पूछती है, ठीक, इस प्रकार से अपन देते जाएंगे। तो दो हो गए। अब अजैविक तत्व में जैसे कि हमने जल को पूजा, जल को वरुण देवता को पूजा जल के रूप में, और गंगा यमुना और समुद्र को, ठीक है, इस प्रकार से। फिर अब जल के बाद वायु को पवन देव के रूप में पूजा, अग्नि को अग्निदेव के रूप में पूजा, और हिमालय जो पर्वत हैं उनको हमने एक जो हमारे संरक्षक के रूप में थे, तो इस कारण से हमने उनकी भी पूजा की, ठीक। नदियों को पूजा, पर्वतों को पूजा, जल, इन सबको पूजा। और हाँ, एक और लास्ट लिखेंगे, नैतिकता के रूप में हमने ऋतस गोपा, जो वरुण देव को, उसके लिए पूजा कि यदि हम गलत कार्य करेंगे, यदि हम पर्यावरण के प्रति गलत कार्य करेंगे तो वो हमें दंड देंगे। और वो दंड किस प्रकार का रहेगा, वो जैसे जो नेचुरल डिजास्टर वगैरह जो डिजास्टर आते हैं उसके रूप में, ठीक है। तो हमारी संकल्पना इस प्रकार की थी, अलग अलग करके पार्टों में बांटते जाएंगे। इसी को ध्यान में रख के हमारा जो कल्चर विकसित हुआ, इसी विचारधारा के तहत, जैसे कि हम तीज त्योहार पर्व मनाते हैं तो वो भी पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए, मौसम को ध्यान में रखते हुए बनाते हैं। जैसे वर्षा ऋतु के समय पूछते हैं, समर वेकेशन, और उसी के आधार पर हमने अपने तीज त्योहार, चाहे दशहरा, दीपावली, जैसे स्वच्छता के लिए दीपावली, ठीक, इस प्रकार के जितने भी है, ओणम वगैरह, जितने बिहू, असम का बिहू वगैरह, ये सब कुछ पर्यावरण से, जितने भी तीज त्योहार हैं सब पर्यावरण पे आधारित है। तो हमारा कल्चर ही पर्यावरणीय को ध्यान में रखते हुए, उसका संरक्षण और संवर्धन को ध्यान में रखते हुए हुआ है। तो ये हमारी कॉन्सेप्ट थी, ठीक है। इतना ये खत्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट जो वैश्विक पर्यावरण के रूप में, तो वैश्विक जो कॉन्सेप्ट है उसमें पर्यावरण, मानव को, जो पाश्चात्य कल्चर है उसने पर्यावरण से मानव को, या मानव को इतर माना, उसका भाग नहीं माना, और उस पर नियंत्रण करने वाला माना। तो इस विचारधारा ने क्या किया है कि पर्यावरण को क्षरण किया है, ठीक। उसने जो क्षरण किया है, फिर बाद में जब उसका इफेक्ट पड़ा, ठीक है, तो फिर वो उनमें चेतना आई, और उसी के आधार पर वर्तमान में कई, जैसे कि जो आपका स्टॉकहोम सम्मेलन की, विकास के बिना पर्यावरण संभव नहीं है, डेवलपमेंट के बिना एनवायरनमेंट संभव नहीं है, और एनवायरनमेंट के बिना डेवलपमेंट संभव नहीं है। ये विचारधारा उनकी फिर बाद में आई, जब उसका इफेक्ट देखा गया, ठीक। तो फिर इतने सम्मेलन वगैरह यानी वो हुए, तो उसके बारे में फिर ये अपन इधर दे देंगे, बस इस प्रकार का इसका आंसर देना था, ठीक है। हाँ, इसके बाद आता है पर्यावरणीय शिक्षा, यानी एनवायरमेंट एजुकेशन, और स्वास्थ्य सुरक्षा, हेल्थ प्रोटेक्शन से क्या समझते हैं, विस्तार से समझाइए, ठीक है।
तो इसको पहले अपन समझेंगे तब लिखेंगे इसको। क्या है एनवायरमेंट शिक्षा? एनवायरमेंट शिक्षा क्या है कि एजुकेशन हमें क्या बताती है, जब हम पर्यावरण का अध्ययन करेंगे तो हमें क्या बताएगी, ये बताएगी कि पर्यावरण पहले तो नंबर क्या है, ठीक है, क्या है, और पर्यावरण हमारे लिए क्या कार्य कर रहा है, पर्यावरण हमें क्या दे रहा है, हमें पर्यावरण से क्या क्या आशाएं हैं, ठीक। हमें पर्यावरण को देखो, विभिन्न प्रकार के भोजन हमें कहाँ से मिलता है, हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, इसकी जानकारी मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है, हमें भोजन मिलता है, ये सब कुछ मिलते हैं ना। तो हमें किससे मालूम चला, ये शिक्षा से, ठीक। और हमने जो अपनी अति महत्वाकांक्षा के कारण क्या कृषि के लिए हमने वृक्ष काट दिए, ठीक, विभिन्न जितना हो सकता है हमने पर्यावरण को प्रदूषित कर दिया, चाहे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जितने भी प्रदूषण थे सब कर दिए, ठीक। इससे हमें फिर जानकारी, इसी शिक्षा से हमें ये भी मिला, हम जागरूक भी हुए, इसका इफेक्ट देखा कि अरे ये तो हमें ये नुकसान होते हैं, तो फिर हम जागरूक हुए और हमने फिर उसके आधार पर हमने क्या किया कि इसका यानी अत्यधिक उपयोग करने की जगह हमने इसका संरक्षण, कंजर्वेशन के लिए बल दिया, ठीक। तो ये हमें किससे मिला, इससे शिक्षा से मिला, ठीक। और इसके कारण तो अब इसमें फिर अलग अलग पॉइंट इसमें लिखते जाएंगे, जैसे कि जैसे जल प्रदूषण से संबंधित, जल प्रदूषण शिक्षा एवं स्वास्थ्य, या ऐसा भी लिख सकते हैं, जल प्रदूषण नहीं करके प्रदूषण ही रहेगा, ठीक है। तो वायु प्रदूषण, प्रदूषण शिक्षा एवं स्वास्थ्य, ठीक। तो हमने वायु क्या किया, हमने वायु को जितना प्रदूषित था कर दिया, तो उससे हमें क्या क्या हुए, श्वास संबंधी यानी डिसीज हुए, हमें शिक्षा से, तो इसकी शिक्षा हमें फिर जानकारी मिली, और उसके समाधान के लिए हमने क्या कर दिया कि आज हम ई-व्हीकल वगैरह का उपयोग करेंगे, ठीक है, एथेनॉल का उपयोग करेंगे, ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग करेंगे, जिससे कि हमारा वायु प्रदूषण कम से कम हो, ठीक है, एक पॉइंट। दूसरा, और जिससे क्या होगी, हमारी स्वास्थ्य यानी जो स्वास्थ्य सुरक्षा पॉजिटिव यानी को बल मिलेगा। दूसरा, हम इसी प्रकार के जल प्रदूषण, जल यानी वाटर पॉल्यूशन, एजुकेशन एवं स्वास्थ्य सुरक्षा, दूसरा। तीसरा, ध्वनि से संबंधित, साउंड प्रदूषण और एवं शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुरक्षा, ठीक। तो इसके क्या होगा, इसका प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण हुआ, उसका स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ा, फिर हम इसको यानी कैसे रोकेंगे और कैसे हम स्वास्थ्य सुरक्षा को बढ़ाएंगे, तीन चीजें आएंगी हर एक में। तो चाहे जल हुआ, वायु हुआ, ध्वनि हुआ, और एक घरेलू डोमेस्टिक प्रदूषण, शिक्षा और स्वास्थ्य सुरक्षा। इसमें क्या आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा, घरेलू डोमेस्टिक हमने डिटर्जेंट वगैरह का उसको सीधे, ठीक है, और हमने कंक्रीट की इमारतें बना दी, ठीक है। तो इससे हमें क्या होगा, गर्मियों में, और हाँ घरेलू डोमेस्टिक में अपन जैसे क्या किया, एयर कंडीशन वगैरह हमने इसका उपयोग किया, जिससे ओजोन क्षरण हुआ, ठीक है, तो उसके संबंधित, ठीक। तो इनसे क्या होगा, फिर हम क्या करेंगे, अब हम हरित बिल्डिंग का निर्माण करेंगे इसके लिए, निदान के लिए, ठीक। तो इस प्रकार के तो 3-4 पॉइंट, जल, वायु, ध्वनि और घरेलू। और कोई किसी को याद आ रहा है इस प्रकार का कोई पॉइंट, ठीक। इनसे संबंधित शिक्षा और स्वास्थ्य सुरक्षा कैसे बढ़ेगी, उसके लिए कैसे खतरा होगा। अब जब हमने ये इसका किया तो कैसे स्वास्थ्य के लिए, सुरक्षा के लिए खतरा बढ़ा, और हम उसको कैसे स्थापित कर सकेंगे, 3 पार्टों में इस क्वेश्चन को लिखना था, ठीक। चलिए नेक्स्ट, पर्यावरणीय नीतियां और नियामक ढांचा। तो एनवायरमेंट पॉलिसीज एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आर हेल्प एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। तो ये किस प्रकार से बढ़ावा देते हैं, ठीक है, अलग अलग। तो पहले तो अपन नियामक ढांचा को ले लेंगे कि ये एक दूसरे के
जो पर्यावरण पॉल्यूशन हुआ, अब हमें पर्यावरण संरक्षण के लिए हमें क्या, मानव की अति महत्वाकांक्षा के कारण यानी और उपभोक्तावादी नीति, वैश्विक ग्लोबलाइजेशन की नीति, और इसके कारण क्या हुआ, पर्यावरण प्रदूषित हुआ, उसका क्षरण हुआ। उसके लिए विभिन्न नीतियां और नियामक ढांचा, पहले नियामक ढांचा आएगा, इसके बाद एनवायरमेंटल पॉलिसी बनी, ठीक है, और जिसके तहत हम क्या करते हैं, पर्यावरण को संरक्षण करते हैं। अब उसमें फिर देंगे कि पहले मंत्रालय आ जाएगा, ठीक है, वन और पर्यावरण मंत्रालय आ जाएगा। फिर इसके बाद आ जाएगा वनस्पति सर्वेक्षण विभाग, वनस्पति जो कलकत्ता में है, वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान इंस्टीट्यूट BSI, और फिर जूलॉजिकल ZSI, ये दोनों कलकत्ता में है। और वहाँ पर कौन सा है, वो देहरादून में पर्यावरण सर्वेक्षण संस्थान, वन सर्वेक्षण संस्थान, तो वो भी आ जाएगा, ठीक। पर्यावरण शिक्षा केंद्र भी आ जाएगा, ठीक। ये सब कुछ इसमें आ जाएंगे आपके नियामक, और NGT भी आ जाएगा, ये नियामक ढांचे में आ जाएंगे, ठीक। इसके बाद उसको इस प्रकार से लिखना है कि कैसे वो पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दे रहा है। ये पॉलिसी, जैसे पर्यावरण यानी जो और वन मंत्रालय है, वो क्या करेगा, नीति का निर्माण करवाएगा, पॉलिसी मेकर का काम करेगा, उनको क्रियान्वयन एग्जीक्यूटिव करवाएगा, जिससे क्या होगा, और अपराधियों के लिए उचित दंड की व्यवस्था करवाएगा। तो इससे क्या होगा, इससे जो होगा कि पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा, ठीक। NGT क्या करेगा, अगर कोई किसी ने अपराध किया है तो उसके प्रति दंड के लिए कार्य करेगा, ठीक है, तुरंत निर्णय, यानी जो अपराधी हैं उनको दंड, और जो प्रभावित हुए हैं उनको न्याय दिलवाएगा, क्षतिपूर्ति करवाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा, ठीक। अब इसके बाद आती हैं पर्यावरण नीतियाँ। तो नीतियाँ वही अपने वहीं से लिखेंगे, कहाँ से, 1894 और फिर 52, 1952, फिर 52 के बाद, अच्छा 1952 के तहत क्या किया गया था कि हमें 33% वन हमारे पर, यानी भारत को जो हरा भरा और पर्यावरण संतुलन के लिए आवश्यक है, 33% वन की। और उसमें क्या था कि आपके मैदान ने 3-4 चीजें थी, उसमें क्या था, पर्वतीय क्षेत्रों में 60%, पठारी क्षेत्रों में 45%, और जो मैदानी क्षेत्र में शायद 25%, देख लेना उसमें, उसके तहत निर्धारित किया गया था, ठीक। और उस समय जो बाउंड में पर्यावरण को हमने संरक्षण की बात की थी, और फिर इसके बाद 1988 में आई तो हमने पर्यावरण संरक्षण के साथ उसका संवर्धन की भी बात की, और 2004 में आई थी तो उसमें पर्यावरण संरक्षण संवर्धन, उसमें जो रहने वाली जनजातियां उनके भी अधिकारों के संरक्षण की बात की, जो 2004 और 6 में पर्यावरण संरक्षण की नीति आई, ठीक है। इस प्रकार से फिर इसके बाद जल नीति 2002-2012, ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग नीति, जो वर्तमान में अभी राष्ट्रीय राजमार्ग के जो बीचों बीच जो वो बनाई जाती है ना, ग्रीनरी, तो वो क्या है, उसी के तहत बनाई गई है। और जो ग्रीन बेल्ट वगैरह बनाई जा रही है शहरों के चारों ओर, ठीक, तो वो हो जाएंगे। इस प्रकार से अपन पॉलिसीगत इसको देते हुए, और इन्हें किस प्रकार पर्यावरण संरक्षण में सहायक हुई उसके बारे में लिखना था, ठीक। और कंक्लूजन में लिख देंगे कि जो पॉलिसी और नियामक ढांचा है, जे इनका उचित तरीके से क्रियान्वयन किया जाए, ताकि कि जो हमारा पर्यावरण जो डिग्रेडेशन हो रहा है या पर्यावरण असंतुलन हो रहा है वो संतुलित रहे, ताकि विभिन्न प्रकार की जो डिसीजेज और जो वर्तमान में महामारी का जो उद्भव हो रहा है उनका पर नियंत्रण लगाया जा सके, ताकि जो मानव, स्वस्थ मानव और खुशहाल मानव की एक संकल्पना, यानी हम परिकल्पना कर सके। इस प्रकार कंक्लूजन में दे देते, ठीक। तो इस प्रकार से इसको अपन को लिखना था। किसी को कुछ डाउट है इसमें, ठीक। तो ये अगर जो एनवायरमेंट वाला जो यूनिट है, इसको अपन जितना अधिक, यानी रट के नहीं लिखना है, अपन को समझ के लिखना है, ठीक। अच्छा, इसके बाद कल क्या रहेगा, ड्राफ्टिंग राइटिंग है ना। ड्राफ्टिंग राइटिंग इस बार जानते हो, जो 25 नंबर के सीधे क्वेश्चन दोनों ही ड्राफ्टिंग राइटिंग से ही थे,
यानी उसमें प्रतिवेदन का था लेकिन अथवा में दिया था। तो वहाँ पर अपन को एक स्ट्रेटजी अपनाना है कि जो ड्राफ्टिंग राइटिंग यानी प्रतिवेदन, और अपन को एक ड्राफ्ट राइटिंग यानी जैसे इस बार नोटिफिकेशन की का ड्राफ्ट बनाना था, ठीक है। तो वहाँ पर अपन अगर आप बहुत फास्ट लिख लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, जो बहुत फास्ट नहीं लिख पाता है तो हमें समय बचाने के लिए वहाँ पर दोनों ड्राफ्टिंग वाले क्वेश्चन को ही हमें अटेम्प्ट करना है, ठीक। वो कल बताएंगे कि क्या क्या कैसा करना है, ठीक। ओके।